पूरा कॉन्सेंट्रेट। सब लोग मोस्टली लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो पहले तुम्हें बेसिक चीजें समझा दूं, इसमें मोस्टली जो बेसिक चीज है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें मैं बात करूं एटम के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसमें जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। उसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन कौन सा है, नेगेटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो चार्ज है उसकी वैल्यू सेम होती है, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल। इसके अलावा अगर इन दोनों को डिटेल में अंदर से देखें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्या वर्ड यूज करते हैं, क्वार्क्स। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी जो होगा वो होता है क्वार्क्स। क्वार्क्स दो टाइप के होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, अप और डाउन। जिसमें अप की वैल्यू होती है +2/3e और डाउन की वैल्यू होती है -1/3e। ध्यान से रखना यहाँ पे, कंप्लीट, ओके। तो इसमें अप की वैल्यू, क्वार्क के अप की वैल्यू होती है +2/3e और डाउन की वैल्यू कितनी होती है, -1/3e। इसमें जो e है वो ये वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो याद रहेगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन पॉजिटिव। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी होते हैं, क्या होते हैं, क्वार्क्स। क्वार्क्स के कितने टाइप, दो टाइप, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। जिसमें अप क्वार्क की वैल्यू होती है +2/3e और डाउन क्वार्क की वैल्यू होती है -1/3e। इसमें e की वैल्यू ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके अलावा हर प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं। हर प्रोटॉन के अंदर क्या होते हैं, 3 क्वार्क्स होते हैं, जिसमें 2 होते हैं अप, एक होता है डाउन। मतलब प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स, अप अप डाउन। और न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 क्वार्क्स, वो कौन से होते हैं, इट्स अप डाउन डाउन। यह रहेगा था, प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स, अप अप डाउन, और न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 क्वार्क्स, कौन से, अप डाउन डाउन। याद रहेगी बात ये। अगर तुम इनमें वैल्यू डालोगे ना, अप की वैल्यू +2/3, दूसरे अप की वैल्यू +2/3 और डाउन की वैल्यू -1/3, तो ये मिलके 1e हो जाएगा। और न्यूट्रॉन में अगर तुम इसमें डालोगे +2/3e -1/3e -1/3, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, 0। मतलब न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। क्लियर। तो हमारे पास जितने भी मटेरियल हैं उसमें फंडामेंटल पार्टिकल 3 ही है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जिसमें न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्ज है। कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जिसमें प्रोटॉन को हम पॉजिटिव लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। ये हमारा बेसिक फंडा हुआ। अब इस बेसिक फंडे में अगर हम बात करें, हाँ इसमें से तुम्हें कुछ देखना हो तो पहले देख लेना। एक मिनट, थोड़ा ब्लर हो रहा है, हाँ अब ठीक है। इसमें से एक बार तुम्हें देखना हो तो क्लियर देख लो। वैसे भी मेरे ख्याल से मैंने जो तुम्हें नोट्स दिए हैं उसमें ये सब चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये कि चार्ज की जो बात करें हम, तो होता दोनों के पास है, प्रोटॉन के पास भी और इलेक्ट्रॉन के पास भी। लेकिन जब दो बॉडीज में चार्ज का ट्रांसफर होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन कभी नहीं। मतलब जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और जब मटेरियल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी कि वेस्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, समझो दूसरी बॉडी में जाते हैं, तो वो बॉडी पॉजिटिव बन जाती है। मतलब जब भी किसी के इलेक्ट्रॉन अगर लूज होते हैं तो बॉडी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव।
अगर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो बॉडी क्या बन जाएगी, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो पॉजिटिव, गेन होते हैं तो नेगेटिव। जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन हो या लूज हो, जय महाकाल, ठीक है। तो इसमें Q इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होती है जिससे हम बोलते हैं, शायद तुमने स्टार्टिंग में, मतलब जिन्होंने पढ़ा है उनको तो आइडिया होगा ही, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, एक सेकंड। तो क्वांटाइजेशन की बेसिक फॉर्मूला याद रखना, इट्स Q इज इक्वल टू N इंटू E। इसमें Q का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो क्वांटाइजेशन की फॉर्मूला याद रखना, कौन सी? Q इज इक्वल टू NE, जहां Q मतलब चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर? ये बेसिक फॉर्मूला। इसमें नॉर्मली तुम्हें क्वेश्चन में कभी कभी चार्ज देते हैं और पूछते हैं N कितना, और कभी कभी N दे देते हैं, बोलते हैं कि चार्ज कितना। तो फॉर्मूला अगर तुम्हें याद होगी तो तुम्हारे लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। क्वांटाइजेशन के बाद इस चैप्टर का जो पहला टर्म आता है, इट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। मतलब कूलम्स लॉ से ही चैप्टर की एक्चुअल स्टार्टिंग होती है। पूरा समझना। जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा वो तो एकदम कंप्लीटली ध्यान देना स्टार्टिंग से ही। कूलम्स लॉ, जैसे कि चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन, किसमें? 11th स्टैंडर्ड में, दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वैसे ही कूलम ने बताया दो चार्ज के बीच में भी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो उन्होंने बताया कोई भी दो चार्ज हो Q1 और Q2, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, समझो दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। दो चार्ज के बीच में लगता हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के। एक सेकेंड, ब्लर हो रहा है शायद, कभी कभी कैमरा में से हो जाता है। एक सेकेंड, हो जाएगा। चलो वापस, कहाँ गया इसका? अब शायद हो गया, ठीक है। तो दो चार्ज के बीच में लगता हुआ फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाऊं तो कांस्टेंट आएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आएगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक सेकेंड में थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लूं, तभी शायद ये हो रहा है। ठीक है, अब क्लियर रहेगा। कौन सी फॉर्मूला? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो K हमने लगाया ना, इस K को बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्लियर? किसी कमेंट में? ठीक है, बढ़िया, ओके। हाँ, जो एग्जाम्पल नंबर 12 है वो मैं बताऊंगा बाद में, अभी तो जस्ट खाली स्टार्ट किया है। तो K यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इस K की वैल्यू याद रखना वैक्यूम के लिए। इसके लिए वैक्यूम के लिए कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या वैल्यू होती है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसमें ये ऐसा यूनिट है। अगर इसमें मैं CGS लूं ना, तो K की वैल्यू याद रखना 1 होती है इन CGS। ये न्यू चीज है। CGS मतलब न्यूटन को हम डाइन लिखते हैं, मीटर को सेंटीमीटर, और कूलम को स्टेट कूलम। ध्यान रखना, न्यूटन को डाइन, मीटर को सेंटीमीटर, कूलम को क्या लिखते हैं? स्टेट कूलम। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है भी जो प्रोपोर्शनल K है, कांस्टेंट K, उसकी CGS में वैल्यू क्या होती है? तो कितनी होती है? 1 होती है। और याद रखना, ये जो कूलम का स्टेट कूलम होता है ना,
तो 1 कूलम 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम होता है। 1 कूलम कितना होता है? 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। अच्छा, न्यूटन का डाइन तो पता होगा, 1 न्यूटन यानी 10⁵ डाइन होता है। और मीटर का सेंटीमीटर तुम्हें पता है, 1 मीटर कितना होता है? 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्जन तुम इसमें डालोगे तो आंसर मिलके कितना हो जाएगा? 1। इसके अलावा k को हम एक और फॉर्मूला से देखते हैं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रख लेना 8.85 10⁻⁻12 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर लेक्चर कितने बजे तक है? देखते हैं 11 साढ़े 11 तक तो समझ लो, जितना तुमसे रिवीजन हो पाए। ठीक है, वैसे भी नॉर्मल जब तक साइंस में आए हो तुम लोग, मोस्टली बच्चे अभी नाइट में ज्यादा पढ़ते हैं 1-2 बजे तक, तो अपने 11:30 तक तो रखते हैं आराम से। ठीक है, तो याद रखना k को क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी कितनी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो k अपने आप कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स की फॉर्मूला याद रखना कितनी? k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, या अगर k की जगह ये फॉर्मूला डाल दें तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो जब भी वैक्यूम में फोर्स लगता हो तो फॉर्मूला या तो दोनों में से एक याद रखना है, तो k q1 q2 बाय आर स्क्वायर या फिर 1/4 पाई वाली। सब फर्स्ट डे है, ज्यादा लोड ज्यादा लोड नहीं दे रहा, फर्स्ट डे है तभी 1.25 घंटा 1.5 घंटा, जब बढ़ेंगे तो फिर 2-2 2.5 घंटे। चलो ये क्लियर हुआ। ये कौन सा था? कूलम्स लॉ, इसको बोलते हैं स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्केलर फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं, पूरा ध्यान। अब जो थियरी आने वाली है 3 मार्क में आती है, ये थियरी विच इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ किसमें? वेक्टर फॉर्म है। ये काफी इंपॉर्टेंट थियरी है, 3 मार्क में थियरी आती है ये। नोट्स भी साथ में रखना, क्योंकि नोट्स में थियरी कैसे लिखनी है वो भी बतानी है। जैसे नहीं वो कोई भी डायग्राम बनाते हैं, हम क्या लिखते हैं? एज शोन इन फिगर, कंसीडर करके। तो मैंने तुम्हें जो नोट्स दी हैं उसमें वो चीज मिल जाएगी तुमको। तो अभी यहाँ पे कूलम्स लॉ इन हम वेक्टर फॉर्म में समझेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट। वेक्टर फॉर्म के लिए हमें डायरेक्शन बतानी होगी। पूरा ध्यान समझो, ये है अपना x एक्सिस और ये है अपना y एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये xy एक्सिस के अंदर समझो अपने पास यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर है 1 और ये 2। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है r1, यहाँ पे चार्ज है q1, और ये r2, यहाँ पे चार्ज है q2। हमें इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, जो अभी हमने पढ़ा कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, वो फोर्स हमको यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन में एक्सप्लेन करना है। पूरा कॉन्सेंट्रेट। हमने यहाँ पे लिया है कि जो q1 और q2 का प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है। प्रोडक्ट 0 से बड़ा होने का मतलब या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं। दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या फिर दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस और प्लस आपस में रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस भी आपस में रिपेल करेंगे। तो एक कंडीशन याद रख लेना, अगर दोनों चार्ज का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, मतलब Q2 Q1 पे फोर्स तो लगाएगा, अट्रैक्शन वाला नहीं, रिपल्जन वाला। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, वो भी अट्रैक्शन वाला नहीं, कौन सा लगाएगा? रिपल्जन। तो जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा
उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, उसको बोलेंगे F12। F12 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। सिमिलरली जब Q1 Q2 को फोर्स लगाएगा तो ऐसे लगाएगा, इसको बोलेंगे हम कौन सा, F21। F21 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाय 1। तो ये दो फोर्स हो, F12 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बाय 2 और F21 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाय 1। फोर्स तो समझ में आ गए। अब इसमें हम डिस्टेंस दिखाएंगे। समझो हम लोग यहां डिस्टेंस दिखाते हैं ऐसा, इस एरो, ये जो एरो ड्रॉ किया ना दोनों चार्ज के बीच में, इस एरो को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ी है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर मैंने एरो ऐसे ड्रॉ किया है उसका मतलब फाइनल R1 है, इनिशियल R2 है, तो हम इसको लिखते हैं R12। R12 का मतलब होगा R1 माइनस R2। क्या मतलब होगा R12 का, R1 माइनस R2। अगर मैंने ये एरो जो बीच में एरो है ऊपर बनाया होता, अगर मैं एरो ऊपर बनाता तो ये R12 नहीं, क्या होता, R21। R21 मतलब क्या हो जाता, R2 माइनस R1। क्लियर? ठीक है, चलो बढ़िया है, ओके। अब इसमें, अब ध्यान से अगर तुम डायग्राम को देखो तो F12 और R12 दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन F21 और R12 आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? तो अब समझो अगर मुझे F12 डिफाइन करना हो तो F12 मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, ध्यान समझना, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर, और साथ में मुझे लगाना पड़ेगा R12 का यूनिट वेक्टर। मतलब F12 की डायरेक्शन और R12 की डायरेक्शन सेम है, मतलब जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है। मतलब यहां पे R12 क्या है, तो R12 इज द यूनिट वेक्टर। क्या है R12? यूनिट वेक्टर। वैसे मैं याद दिला दूं, यूनिट वेक्टर को हम ऐसे दिखाते हैं, R12 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। कैसे दिखा दो यूनिट वेक्टर को, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वैसे वेक्टर की वैल्यू होती है R1 माइनस R2, और नीचे मैग्नीट्यूड का क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2। क्लियर? अब अगर ये वैल्यू मैं इसमें डाल दूं तो बन जाएगा फोर्स F12, तो F12 बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, साथ में जो यूनिट वेक्टर उसकी जगह ये वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर एवरीवन? तो ये तो कौन सा फोर्स हुआ, F12। अब अगर मुझे F21 दिखाना हो तो F21 कैसे दिखाएंगे, F21 इज इक्वल टू K Q2 Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर, और यहां जो यूनिट वेक्टर लगेगा ना, तो यूनिट वेक्टर तो हम R12 ही लगाएंगे, लेकिन R12 F21 ऑपोजिट है, तो यहां लगाएगा माइनस R12 का यूनिट वेक्टर। ये खास ध्यान रखना, हमने डायग्राम में क्या दिखाया है, R12 दिखाया है, तो F12 के साथ R12 आएगा, लेकिन F21 के साथ R12 का नेगेटिव आएगा। समझ आई बात? मतलब यूनिट वेक्टर दोनों में एक ही दिखाना है, एक के लिए प्लस तो दूसरे के लिए माइनस। अगर एरो हमने ऊपर बनाया होता, ऊपर यानी R12 की जगह R21 बनाया होता, तो F21 में प्लस आता, F12 में माइनस आता। समझ आई बात सबको यहां तक? मतलब जो भी यूनिट वेक्टर लगाओ वो दोनों में वही यूज करना है। ऐसे नहीं 21 है तो तुम 21 लिख दो, क्योंकि यहां पे तुमने 21 दिखाया ही नहीं है। क्या दिखाया है, R12 दिखाया है, तो यहां भी R12 लगाएंगे, यहां भी R12।
अगर तुमने R21 दिखाओगे तो यहां भी R21 लगेगा, यहां भी R21 लगेगा, लेकिन उस वक्त ये माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को देख के क्या समझ में आता है, F12 और F21 आपस में इक्वल और ऑपोजिट है। F12 और F21 आपस में क्या है, इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी है। समझ आई बात सबको यहां तक? कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं F12 यानी मैग्नीट्यूड की बात करूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इस लाइन का मतलब क्या है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे उतना ही फोर्स लगाता है। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लगाता है, दूसरा भी पहले वाले पे उतना ही लगाता है। इट इज कॉल्ड म्यूचुअल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब मान लो 2 कूलम का चार्ज 5 कूलम के चार्ज पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो 5 कूलम का चार्ज 2 कूलम के चार्ज पे भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। मतलब ये फोर्स जो है कौन सा फोर्स हो जाता है, म्यूचुअल फोर्स, एक दूसरे पे सेम लगता है। समझ आई बात सबको, ये क्लियर एवरीवन? अगर तुम अगर यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो तो हमने सिर्फ रिपल्जन दिखाया है। अगर क्वेश्चन में रिपल्जन के साथ, क्या समझते हैं बात? अब एक और डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा। समझो अगर यहां बोला होता कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 था, अब कौन सा ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 कब होता है, जब एक चार्ज पॉजिटिव हो, एक चार्ज नेगेटिव हो, और प्लस और माइनस आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा डायग्राम बदल जाएगा। तो ये अपने एक्सिस, ठीक है, ये अपने दो चार्ज। तो यहां पे क्या चेंजेस आएंगे, ये दो चार्ज है समझो Q1 और Q2। तो यहां पे जो एरोज बाहर की तरफ थे, अब वो एरो कहां आ जाएंगे, अंदर की तरफ। मतलब ऐसा बनेगा F12 और ऐसा बनेगा F21, दोनों क्या आ जाएंगे, अंदर की तरफ। उसमें ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। समझ आए बात सबको? तो ये था कौन सा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसमें तुम्हें पहले डायग्राम समझाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से देख लो, नोट्स में भी देख लो, डाउट हो तो पहले क्लियर करो। मैं तब तक कमेंट्स पढ़ लूं, किसके कुछ कमेंट्स आए हो तो। हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज क्वांटाइजेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वांटाइजेशन मतलब जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। वे मतलब समझो यहां से इलेक्ट्रॉन गए, तो एक इलेक्ट्रॉन जाता है एक मटेरियल में से दूसरे मटेरियल में, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁹। अगर दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 10⁻⁹। 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए n इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसका मतलब चार्ज हमेशा 1.6 10⁻⁹ के पैकेट में जाएगा, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं, उसे बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन। जो भी चार्ज आएगा जो भी चार्ज जाएगा वो हमेशा किसके फॉर्म में जाएगा, E के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। तो Q इज इक्वल टू एन ई, इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्लियर हो गया हो तो एक बार यस कर देना, ठीक है। तो समझ में आ गया, क्वांटा मतलब एक पैकेट, भाई चार्ज का पैकेट कितना होता है 1.6 10⁻⁹, वो एक पैकेट है और उतना ही पोर्शन हर बार चार्ज में ट्रांसफर होगा। क्लियर हो गया हो तो एक बार यस कर देना। ओके क्लियर एवरीवन, सिद्धराज बेटा क्लियर हो गया क्वांटे की बात में? ठीक है, तो मैं फिर से याद दिला दूं, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा हमेशा किसके फॉर्म में ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में।
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो इतना पोर्शन चार्ज ट्रांसफर लेके जाएगा। इसलिए जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, ई के मल्टीपल में। तो इस एन को बोला जाता है क्वांटा। क्वांटा मतलब एक पर्टिकुलर पैकेट। ठीक है, एक बार कूलम्स लॉ भी क्लियर देख लो। कूलम्स लॉ हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। ऐसे धीमे धीमे जो भी बड़ी थियरीज होंगी, जो बाद में रिवीजन चाहिए, तो हम एग्जाम के टाइम में भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये था अपना कूलम्स लॉ। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म था कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ में एक और चीज आती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो सिंगल फोर्स हुआ। एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा चार्ज पहले पे लगा रहा है। यहां बात आ रही है किसकी, सुपरपोजिशन की। सुपरपोजिशन का मतलब होता है जब चार्जेस एक से ज्यादा हो, मोर देन 2, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, तो किसी भी इंडिविजुअल चार्ज पे फोर्स ज्यादा लगते हैं। ध्यान से समझते हैं, पूरा ध्यान। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब समझो अपने पास थोड़े चार्जेस हैं, मान लो 3 चार्ज हैं। एक है ये Q1 पे है यहाँ पे, ठीक है, एक Q2 पे है और ये है Q3। यहाँ पे चार्ज है Q1, समझो यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन सा है, Q2 है, और यहाँ पे चार्ज है Q3। बीच अब चार्जेस ज्यादा हो तो मान लो मुझे सिर्फ Q1 पे फोर्स फाइंड करना है, तो Q1 पे फोर्स लगेंगे 2। कौन कौन लगाएगा, Q2 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। Q2 पे फोर्स फाइंड करना हो तो उस पे भी 2 लगेंगे, 1 भी लगाएगा और 3 भी लगाएगा। और Q3 पे फाइंड करना हो तो उस पे 2 लगेंगे, Q2 भी लगाएगा और Q1 भी लगाएगा। मतलब किसी भी एक चार्ज पे एक फोर्स नहीं लग रहा, कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। क्लियर। तो यहां पे हम लोग समझो Q2 पे फोर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे Q2 पे फोर्स लगेंगे 2। एक फोर्स जो है वो लगाएगा, एक Q1 लगाएगा, वो ऐसे लगाएगा, ठीक है, और एक लगाएगा Q3, वो ऐसे लगाएगा। तो यहाँ पे कितने फोर्स लगे, 2। एक लगा F21, 21 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाय 1, और एक Q3 लगाएगा, उसको क्या बोलेंगे, F23। F23 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाय 3। क्लियर। हार्मिश देसाई, हार्मिश पढ़ने में ध्यान है ना पूरा। देखो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं, Q1 लगा रहा है वो F21 और Q3 लगा रहा है वो कौन सा, F23। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो हमने ना 11th में एक मेथड पढ़ा था विच इज कॉल्ड पैरेललोग्राम मेथड। ध्यान समझना, उसमें हम क्या करते थे, ऐसे लाइन बनाई और ऐसे लाइन बनाई, तो ये बन जाता है कौन सा, पैरेललोग्राम मेथड। अब पैरेललोग्राम में हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते थे, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम इसको ज्वाइन करते थे, तो ये होता था रिजल्टेंट। इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन। तो हम यहाँ पे जो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे 2 पे, तो 2 पे रिजल्टेंट के कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। एक F21, दूसरा कौन सा लग रहा है, F23, और इन दोनों का एडिशन होगा, लेकिन कौन सा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन। तो F2 इज इक्वल क्या होगा, F21 प्लस F23, यानी टोटल जो फोर्स लगेगा 2 पे वो 2 लगाएंगे, 1 भी लगाएगा और 3 भी लगाएगा, और ये दोनों फोर्स का जो एडिशन होगा वो कौन सा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ही है व्हेन 2
or more than two forces are acting on a charged particle, then its resultant force is equals to वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उन सब का क्या होगा, वेक्टर एडिशन। फिर बाद में वैल्यू डाल देंगे, जैसे F21 की वैल्यू, तो F21 की वैल्यू में लिखेंगे K Q2 Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर और साथ में R21 का यूनिट वेक्टर। और F23 में क्या लिखेंगे, K Q2 Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर और R23 का यूनिट वेक्टर। समझ आई बात ये? अगर समझो चौथा चार्ज होता Q4, तो यहाँ पे एक और फोर्स आता विच इज कॉल्ड F24। तो 24 में फॉर्मूला क्या बन जाती, K Q2 Q4 अपॉन R24 का स्क्वायर R24 का यूनिट वेक्टर। मतलब जितने भी चार्जेस होंगे वो सब ऐड होते जाएंगे। इन सब में अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या कॉमन आएगा इसमें, तो लिखेंगे F2 इज इक्वल टू सब में से K कॉमन Q2 कॉमन, क्या बचेगा Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 का यूनिट वेक्टर और Q2 अपॉन R23 का Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर R23 का यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब इसमें ध्यान से अगर देखो तो ये Q2 पे फोर्स लगा Q1 और Q3, अगर ज्यादा चार्जेस होंगे तो ये फोर्स क्या बन जाएगा, F2 इज इक्वल टू K Q2 ब्रैकेट में Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 का यूनिट वेक्टर, Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर R23 का यूनिट वेक्टर, ऐसे Q4 अपॉन R24 का स्क्वायर R24 का यूनिट वेक्टर ऐड होते जाएंगे। पांचवा होगा तो फिफ्थ वाला, ऐसे n तक ऐड होगा। तो इनको अगर हमें सिग्मा के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे F2 इज इक्वल टू K Q2 सिग्मा, कहां से 1 से स्टार्ट n तक, अगर n चार्जेस हो तो। लेकिन जिस पे फोर्स लग रहा है ना 2, वो ब्रैकेट में अंदर नहीं आएगा, जो Q1 के बाद सीधा Q3 आएगा, Q4 आएगा, Q5 आएगा। मतलब हम लिखेंगे I डज नॉट इक्वल टू 2 और यहां बचेगा QI अपॉन R2I का स्क्वायर R2I का यूनिट वेक्टर। I में पहले 1 डालेंगे तो ये टर्म बन जाएगा, 2 डाल नहीं सकते, 3 डालेंगे तो ये, 4 डालेंगे तो ऐसे करके एंड तक। अगर यहाँ पे F1 पे फोर्स फाइंड करना होता 1 पे, तो यहां से 1 होगा F1 K Q1, ये स्टार्ट होगा 2 से n, 1 अंदर ब्रैकेट में नहीं आएगा। अगर 3 पे फाइंड करना होगा तो F3 इज इक्वल टू K Q3 सिग्मा 1 से n, लेकिन यहाँ पे I क्या आएगा, डज नॉट इक्वल टू 3। क्लियर? कंप्लीट? तो अच्छे से पूरा देख लो, ये भी 3 मार्क का इंपॉर्टेंट सम है। एक बार अच्छे से पूरा देख लो, डाउट हो तो क्लियर करना, फिर मैं आगे इसमें बढ़ूं। वैसे संडे का दिन है और बोला सर ने लेक्चर रख दिया इवनिंग में। ऐसे साइंस लेने के बाद क्या संडे ना क्या मंडे, पढ़ना तो रोज ही पड़ता है। थोड़ा अच्छे से लेवल से पढ़ोगे तो रिजल्ट बेटर आएगा, रिजल्ट बेटर आएगा तो कॉलेज जो है वो बेटर मिलेगा। इसलिए मैं संडे मंडे नहीं देखना, ना ही टाइम देखना है। हो सकता है आगे जाके मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे भी लेक्चर लूँ ऑनलाइन, अगर मुझे लगा जरूरत है तो, कुछ भी टाइप का रिवीजन करना हो तो हमेशा तैयार रहना। क्लियर? और जैसे में अभी कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आदित्य पूछा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगेन आई रिपीट, व्हेन two or more than two forces are acting on single charge, then resultant force on that charge is equal to the vector addition of individual forces। जब एक चार्ज पे
दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स यहां से लग रहा है, एक ऊपर से लग रहा है, इस साइड से लग रहा है, तो उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, इन सब का इंडिविजुअल का वेक्टर एडिशन। इंडिविजुअल का कौन सा एडिशन, वेक्टर एडिशन। क्लियर, मतलब एडिशन एल्जेब्रिक नहीं, डायरेक्शन वाला एडिशन, डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। क्लियर, एग्रीड? क्लियर एवरीवन? हाँ, गॉस लॉ आएगा, अभी तो टाइम है बेटा, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़े, ये पूरा लेक्चर जो है स्लो स्लो जाएगा पूरा एंड तक। एग्जैक्टली ये जो पूछा ना, ज्यादा फोर्स लगते हैं, हाँ जब ज्यादा फोर्स लगते हैं तो सबका एडिशन होगा, लेकिन एडिशन कौन सा होगा, वेक्टर एडिशन, और सबका वेक्टर लगेगा ऊपर। मान लो एक फोर्स एक्स एक्सिस में आई कैप, मान लो फोर्स लग रहे हैं दो, एक लग रहा है 3 आई कैप, दूसरा लग रहा है 4 जे कैप, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर बीच में कोई एंगल है तो एंगल के लिए एक फॉर्मूला पढ़ी थी हमने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो थीटा वाला होगा तो थीटा के हिसाब से आएगा। ये सेम चीज हम 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बड़े आगे, एवरीवन क्लियर? चलो ये तो था कौन सा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा चैप्टर जो है ज्यादा इस पे डिपेंड करता है, किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आगे की जो भी बड़ी बड़ी थियरी आएंगी वो सब डिपेंड करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो पहले इसका हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक मतलब, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स एक्टिंग पर unit positive charge by source charge is known as electric field of source charge. Again I repeat, the electric force acting per unit positive charge by source charge is known as electric field of source charge. डिफाइन समझो बेसिकली, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो x और y एक्सिस में ऑरिजिन पे एक चार्ज पड़ा है Q, और यहां से R डिस्टेंस पे, यहां से R डिस्टेंस पे एक चार्ज पड़ा है Q0। मतलब सिस्टम में अपने कितने चार्ज हैं, यहाँ पे दो चार्ज है, एक कैपिटल Q और एक Q0। अगर दो चार्ज हैं और समझो पोजीशन वेक्टर है R, तो ये चार्ज इस पे क्या लगाएगा, फोर्स। उस फोर्स की फॉर्मूला क्या होगी, F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू आर का यूनिट वेक्टर। अब इसमें अगर मैं क्यू नॉट को डिवाइड ले लूं तो F अपॉन क्यू नॉट क्या बचेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर का यूनिट वेक्टर। तो F अपॉन क्यू नॉट, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर का यूनिट वेक्टर। अब इसको हम बेसिकली अगर समझें, ये क्यू नॉट जब यहां पे है तो ये वाला चार्ज जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, ये इसको इस पे क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। अगर ये चार्ज को मैं यहां से हटा दूं तो ये इस पे कुछ नहीं लगा रहा, लेकिन जैसे अगर क्यू नॉट लेके आता हूं तो ये इस पे वापस फोर्स लगा रहा है। जैसे इस क्यू नॉट को मैं यहां से हटा दूं, फोर्स फिर से गायब। तो क्या जब हम इस पे यहां पे चार्ज रख रहे हैं तो क्या इस चार्ज को दिखाई देता है कि चार्ज आया है, चलो चलो फोर्स लगाओ, या चार्ज चला गया चलो फोर्स नहीं लगाते? ऐसा नहीं है। नॉर्मली ये चार्ज अपने आसपास के डिस्टेंस पे
अपना एक इफेक्ट जनरेट करता है। जैसे उस इफेक्ट में क्यू नॉट चार्ज आता है तो ये इस पे क्या लगा देता है, फोर्स। तो इस चार्ज का उसके आसपास के रीजन में जो इफेक्ट जनरेट होता है उस इफेक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये चार्ज अपने आसपास इफेक्ट जनरेट करता है विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज आ जाता है उस चार्ज पे क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, फोर्स। मतलब यहाँ पे हम फोर्स को डिफाइन करें तो फोर्स हो जाएगा Q नॉट इंटू E, जहां E इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस फील्ड में जैसे Q नॉट एंट्री हुआ उसके ऊपर क्या लग जाएगा, फोर्स। जैसे अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो अर्थ के पास अपनी ग्रेविटी फील्ड होती है। उस फील्ड में जब भी कोई मास इन्वॉल्व होता है उस मास पे क्या लगना चालू हो जाता है, फोर्स। तो उस फील्ड को हमने नाम दिया था ग्रेविटेशन फील्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आसपास जो इफेक्ट जनरेट करता है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज आता है उस पे क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, फोर्स। तो यहां पे जो चार्ज अपने आसपास फील्ड जनरेट करता है उस चार्ज को क्या बोला जाता है, सोर्स चार्ज। और जिस पे फोर्स लगता है उसे क्या बोला जाता है, टेस्ट चार्ज। तो कैपिटल Q यहां पे क्या है, सोर्स चार्ज, Q नॉट यहां पे क्या है, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज जितना हो सके हम क्या रखते हैं, स्मॉल रखते हैं, काफी छोटा रखते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है Q नॉट के लिए वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टेस्ट चार्ज इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, वर्ल्ड का यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज है। समझ आई बात सबको यहां तक, क्लियर एवरीवन? तो कोई भी चार्ज जब अपने आसपास कोई फील्ड जनरेट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई बाहर से चार्ज आता है उस पर क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, फोर्स। वो होता है फिजिकल टू Q नॉट इंटू E। अच्छा, E की फॉर्मूला ये भी याद रखना, कितनी, KQ बाय R स्क्वायर। इसका यूनिट याद रखना, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। और अगर इसकी डायमेंशन फॉर्मूला बनाएं तो न्यूटन की क्या बनेगी, इट्स m1 L1 T-2, कूलम की A1 T1। तो ये हो जाता है m1 L1 T-3 A-1। ये अच्छे से याद रखना तुम्हें। एक बार अच्छे से नोट्स हो तो उसमें भी देख लो या यहाँ पे पूरा देख लो, डाउट हो तो फिर क्लियर करो। हाय भविष्य, बहुत दिनों बाद। यादव अवनी, वेटेज ऑफ चैप्टर 1 गुजरात बोर्ड में 7 मार्क का वेटेज है इसका। हाँ, चिराग पटनी क्वेश्चन है, टेस्ट चार्ज छोटा क्यों रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां Q चार्ज के सामने जब हमने Q नॉट रखा तो हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल मतलब Q चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाता है Q नॉट भी उसको वापस उतना ही फोर्स देगा। लेकिन अगर ये छोटा होगा ना तो इसके फोर्स से ये मूव होगा, इसके फोर्स से ये मूव नहीं होगा। मतलब इसके फोर्स से इसमें कुछ खास चेंज आएगा नहीं, इसलिए टेस्ट चार्ज क्या रखा जाता है, छोटा। जैसे अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, हमारे पास भी फील्ड है लेकिन हमारा मास क्या है, बहुत ही छोटा। तो अर्थ की ग्रेविटी फील्ड से हमें फर्क पड़ता है, हमारी फील्ड से ग्रेविटी को यानी कि अर्थ को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसकी फील्ड फाइंड करनी हो सोर्स चार्ज की तो टेस्ट चार्ज क्या करना पड़ेगा, छोटा। अगर टेस्ट चार्ज बड़ा रखेंगे तो सोर्स पे फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? देख लो बेटा चिराग, डाउट हो तो, क्लियर हो गया हो तो बोल दे। क्यों चिराग को डाउट नहीं हो सकता, पढ़ता है बेचारा अभी 12th में, जब से 12th में पढ़ने लगा है चिराग। बढ़िया बेटा, हो गया क्लियर? तो चिराग ओके बोल दे तो फिर मैं आगे बढ़ूं।
इसमें यूनिट्स ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम फील्ड फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यूनिट लिखना कंपलसरी है, तो तुम्हारे आधे मार्क तो ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे इसमें ये एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे ही बहुत से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का होता है। अब अगर सिस्टम में ज्यादा चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n चार्जेस, सपोज करो x एक्सिस और y एक्सिस में, ध्यान से समझना ये बात। हाँ, भविष्य प्रैक्टिकल सिखाने आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो अभी समझो यहां पे एक चार्ज है Q1 R1 डिस्टेंस पे, यहां एक चार्ज है Q2 R2 डिस्टेंस पे, यहां एक चार्ज है Q3 R3 डिस्टेंस पे। तीन चार्ज है Q1 Q2 Q3। अब अपने पास एक पॉइंट है P पॉइंट, जिसका वेक्टर है R। हमें इस P पॉइंट पे तीनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मतलब एक Q1 चार्ज P पॉइंट पे कितनी फील्ड दे रहा है, Q2 चार्ज P पॉइंट पे कितनी फील्ड दे रहा है, और Q3 चार्ज P पॉइंट पे कितनी फील्ड दे रहा है। मतलब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है P पॉइंट पे तीनों चार्ज की वजह से। तो हम पहले Q1 की फाइंड करेंगे, फिर Q2 की फाइंड करेंगे, फिर Q3 की फाइंड करेंगे, बाद में तीनों का क्या कर देंगे, एडिशन। लेकिन एडिशन कौन सा, वेक्टर एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये सुपर पोजिशन जैसा हो गया। किसी भी पॉइंट पे जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हो, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पहले इंडिविजुअल फाइंड करते हैं, पूरा ध्यान समझो। हम Q1 चार्ज का फाइंड करते हैं, यानी E1, तो E1 हो जाएगा K Q1 अपॉन, तो हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ी थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर इन दोनों के बीच का होगा, ये R1 है और ये R है, मतलब R एक्चुअल बनेगा ये डिस्टेंस। तो ये होगा, एरो ऐसे बनाएंगे, तो एरो ऐसे बनाएंगे तो हो जाएगा R माइनस R1, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, R माइनस R1 का स्क्वायर, और इसको हम S1 से यहां जाए, इसको P बोलते हैं, तो इसको हम RP1 भी कहते हैं। तो यहां हो जाएगा RP1 का यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R माइनस R1 का स्क्वायर और RP1 का यूनिट वेक्टर। अगर मुझे E2 फाइंड करना हो Q2 चार्ज का, तो E2 क्या मिलेगा, K Q2 अपॉन R माइनस R2, यानी यहां डिस्टेंस जो मिलेगा वो R माइनस R2 मिलेगा, R माइनस R2 का स्क्वायर, या इसको बोलेंगे RP2 का यूनिट वेक्टर। सेम थर्ड वाला फाइंड करना हो तो E3 क्या मिलेगा हमको, K Q3 अपॉन R माइनस R3 का स्क्वायर RP3। क्लियर। बाद में इन तीनों का क्या कर देंगे हम, एडिशन। तो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो तीनों का एडिशन करोगे तो सब में से K कॉमन आ जाएगा। पहले वाले में बचेगा Q1 अपॉन R माइनस R1 का स्क्वायर RP1 का यूनिट वेक्टर। दूसरे में बचेगा Q2 अपॉन R माइनस R2 का स्क्वायर RP2 वेक्टर। और तीसरे में क्या बचेगा, Q3 अपॉन R माइनस R3 का स्क्वायर RP3 का यूनिट वेक्टर। बाद में इसको हम सिग्मा के फॉर्म में लिख देंगे, सिग्मा QI अपॉन R माइनस RI का स्क्वायर RPI का यूनिट वेक्टर, जिसमें I स्टार्ट होगा 1 से, अगर 3 चार्ज है तो 3 तक, n चार्ज है तो n तक।
ये सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसा है। तो मैं ये जो थियरी जा रहा हूं लाइन वाइज, पहले कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसके बाद इलेक्ट्रिक कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म के बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये मैं नोट्स की थियरी के हिसाब से जा रहा हूँ, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें नोट्स में लाइन वाइज चीजें मिलेंगी, तो साथ में वो भी देखते रहना। ये क्लियर हो गया हो तो बढ़ते हैं आगे, एक बार अच्छे से देख लो। हाँ धीमान, ये थियरी भी कभी कभी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन चार्जेस। 11th की क्लास में 1-2 दिन में अरेंज करूंगा 11th वालों के लिए। इलेवेंथ में हाँ ये थियरी एग्जाम में आती है। आदित्य अभी से नींद आ रही है? वैसे तो इंस्टाग्राम चालू हो तो तुम्हारे तो 2 बज जाते हैं, और पढ़ाई की बात करें तो नींद आ रही है, नौटंकी कहीं का। पढ़ने में ध्यान दे पूरा। क्योंकि अभी जागोगे, मेहनत करोगे, तब जाके रिजल्ट आएगा अच्छा, ऐसा नहीं आएगा रिजल्ट। भाई सबको क्लियर? तो मैं आगे वाली थियरी पे बढ़ूं। अभी तो जस्ट 11 बजे हैं, कोई बात नहीं, 15 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर तुम थक जाओगे, ठीक है? सिर्फ डायपोल पढ़ लेते हैं बस आज, फिर तुम्हें आराम कर दूंगा। डायपोल अच्छे से पढ़ो पहले। ये क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। एक बार लिख दो क्लियर है सर, कोई डाउट हो तो पूछो। मंत्र बेटा सही बात कर रहा हूं मैं? बढ़िया बढ़िया। मंत्र इस बार लाने हैं मार्क्स 100 में से 100। गौरव तिवारी, कौन सा डायलॉग मारूं? नालायक को बोलूं? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हम सीधा चलते हैं इसके बाद वाली थियरी पे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। इस बार 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनमें कैपेबिलिटी है 100 में से 100 लाने की, तो पूरी तैयारी करो, दिल से पढ़ाई करो। जब भी तुम्हें टाइम मिले एमसीक्यूज करो, थियोरी करो, न्यूमेरिकल्स करो। 100 में से 100 आ सकते हैं, बस थोड़ा सा डेडिकेशन तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें 100 तक लाने के लिए, तुम भी वही उतना ही मेहनत करो, तो इस बार कंफर्म आएंगे अपने, हम रिकॉर्ड कायम करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर डिफाइन करें, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 equal and opposite charges separated by finite distance is known as electric dipole. पूरा ध्यान। A system consists of 2 equal and opposite charges separated by finite distance is called electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें कितने चार्ज होते हैं? 2, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, और दोनों के बीच का फिक्स डिस्टेंस होता है। नॉर्मली डिस्टेंस को हम 2a कहते हैं। 2a मतलब सेंटर से एक का a, दूसरे का भी a, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2a। वैसे बोलता हूं, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में एक और टर्म होता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पूरा ध्यान। डायपोल की प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो होता है P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों प्लस आएंगे, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी Q इनटू
दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, जहाँ Q मतलब दोनों में से कोई भी एक चार्ज और 2a मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो फिर से रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, और दोनों के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होता है, उससे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर्मूला उसकी होती है, प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू Q इंटू 2। इसका यूनिट, तो इसका यूनिट होता है कूलम्ब मीटर। चार्ज का यूनिट कूलम्ब, डिस्टेंस का मीटर। ध्यान रहे C बड़ा लिखना है, M छोटा, क्योंकि अगर C भी छोटा लिखोगे तो सेंटीमीटर लगेगा। तो ये होगा कूलम्ब इंटू मीटर। इसकी डायरेक्शन खास याद रखना, कौन सी डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। समझ आई बात सबको? यहां तक क्लियर एवरीवन? तो डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है? दो चार्जेस, दोनों कौन से? इक्वल, ऑपोजिट, और दोनों के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस। तो याद रखना फॉर्मूला होती है इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। यूनिट होता है कूलम्ब इंटू मीटर। डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। और अगर MLT बनानी हो तो कूलम्ब का होता है एम्पियर सेकंड, तो ये हो जाएगा, याद रखना, M0 L1 T1 A1, M0 L1 T1 और A1। कभी कभी Q इंटू 2a की जगह Q इंटू D भी लिखते हैं, जिसमें D मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब इसको D भी लिखते हैं। चैप्टर 2 में तुम आओगे तो तुम्हें याद आएगा कि P को हम Q इंटू 2a की जगह Q इंटू D भी लिख सकते हैं। समझ आई बात सबको यहां तक? क्लियर? अच्छा, इसमें एक और बात रह गई, ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल है, हमने इससे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, ये वाला E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसमें एक और चीज रह गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी रह गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है सोर्स चार्ज पे, ये ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक फॉर्मूला कौन सी है? के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर। तो इसमें जो क्यू है ना, ये क्यू कौन सा है? इट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ऐसे बाहर जाती है, इसको बोला जाता है रेडियली आउटवर्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, अगर यही चार्ज अगर नेगेटिव हुआ तो फील्ड लाइंस कहां आएंगी? अंदर की तरफ। इट इज कॉल्ड रेडियली, क्या बोलेंगे इसको? रेडियली इनवर्ड। क्या बोलेंगे इसको? रेडियली इनवर्ड। तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। समझ आई बात सबको यहां तक? क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? तो मैं आज बोलो, क्या बोलते हो, एक और टॉपिक हो जाए? भाई आपस में कुछ फालतू बातों मत करो भाई, पूरा पढ़ने में ध्यान दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये उसका एन चार्जेस के लिए, और ये है डायपोल मोमेंट। क्लियर? तो मैं एक छोटा टॉपिक ले रहा हूं तुम्हें, छोटा मतलब है तो बड़ा ही, बट छोटा क्यों बोलूंगा तो तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा। डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 3 मार्क में थियरी आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, पूरा ध्यान। भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी, किसकी? आदित्य क्यों रो रहा है? पढ़ ले। ठीक है, पूरा ध्यान। ये जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे? एक्सिस पे। ये 3 मार्क में क्वेश्चन आता है पूरा, कभी कभी 4 में पूछ लेते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 में आता ही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हमने फॉर्मूला पढ़ी थी E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की बनानी है। डायपोल में दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पूरा ध्यान से समझो इस बात को। पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट। एक एक्सिस है और समझो यहां पे एक चार्ज पड़ा है माइनस क्यू, और यहां पे एक चार्ज पड़ा है प्लस क्यू। ये सेंटर है, इनके बीच का डिस्टेंस है a, और ये डिस्टेंस कितना है अगेन a। ठीक है, पूरा ध्यान है यहाँ पे सबका। एक लाइन में हमने क्या बनाया, दो चार्ज बनाया, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ध्यान दो, ये एक्सिस है, इसमें दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, सेंटर से a, ये भी a है। ठीक है, ये हमारा डायपोल है। दोनों चार्ज को जोड़ती हुई जो लाइन होती है, एक सेकेंड, कुछ ब्लर हो रहा है ना शायद। ठीक है, ध्यान दो, एक सेकेंड दो, अब ठीक है। ब्लर कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब ध्यान दो। तो ये काम करता है, कलर चेंज करता है, ये कलर की वजह से शायद दिक्कत है। ठीक है, अब ओके। ठीक है, अब हमें ये जो दोनों चार्ज हैं इसको ज्वाइन कर दी, जो लाइन होती है ना, दोनों चार्ज को ज्वाइन करती लाइन, उसको बोलते हैं उसका एक्सिस। हमें बोला गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस, मतलब दोनों चार्ज को ज्वाइन करती जो लाइन है, उस लाइन पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एक्सिस पे यहाँ पे एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं। समझो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट इसके सेंटर से समझो r डिस्टेंस पे है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r। अब सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो पॉजिटिव चार्ज से अगर इसका मैं डिस्टेंस निकालूं, ये r है, ये a है, तो ये बनेगा r माइनस a। ये r है, ये a है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या मिलेगा, r माइनस a। और वहीं अगर मैं नेगेटिव से फाइंड करूंगा ना इसका डिस्टेंस, वो मिलेगा तुम्हें r प्लस a। सबको डिस्टेंस क्लियर हुआ? अच्छे से देख लो एक बार। अब ठीक है, क्लियर? डिस्टेंस में सेंटर से डिस्टेंस r है इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस होगा r माइनस a, और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस a। ये क्लियर? अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। मैंने तुम्हें अभी समझाया था, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होती है, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो रेडियली इनवर्ड। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जाएगी, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेंगी, दो, E पॉजिटिव और E नेगेटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसको रिपेल करता है, और नेगेटिव चार्ज उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो दो डायरेक्शन हो गई। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज पास में है, पॉजिटिव चार्ज पास में है, मतलब उसकी ताकत क्या होगी, नेगेटिव से ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना डिस्टेंस कम, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा। तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव पास में है, तो पॉजिटिव की ताकत ज्यादा होगी, नेगेटिव की ताकत क्या होगी, कम होगी। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो इसी तरफ बनेगा, मतलब रिजल्टेंट कहां बनेगा, टुवर्ड्स राइट। और डायपोल मोमेंट भी कहां से कहां होती है,
नेगेटिव से पॉजिटिव। मतलब हम बोलेंगे एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ होती है। अगेन आई रिपीट, पूरा डायग्राम समझो। अपने पास दो चार्ज है, एक नेगेटिव और दूसरा कौन सा है, पॉजिटिव। उसके एक्सिस पे यानी पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे दो, एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज का रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्ट करेगा, तो दो डायरेक्शन बनेगी। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पॉइंट के पास में है तो उसकी ताकत क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब रिजल्टेंट ई जो है वो राइट साइड जाएगा। और डायपोल मोमेंट भी कहां होती है, राइट साइड। मतलब एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, तो हम ई लिखेंगे, ई इज इक्वल टू, ध्यान समझना, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, दो इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव की फॉर्मूला होगी के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर, नेगेटिव होगी माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर, और बाहर हम लिखेंगे डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर। मतलब ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्लियर। पॉजिटिव के लिए के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, डिस्टेंस आर माइनस ए है, और नेगेटिव के लिए आर प्लस ए का स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा इसमें से, तो E इज इक्वल टू के क्यू कॉमन, एलसीएम, तो यहां मिलेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या है, आर माइनस ए आर प्लस ए, तो क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और साथ में क्या लगेगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। के क्यू कॉमन, इन दोनों का हमने एलसीएम किया, तो नीचे आर माइनस है आर प्लस है, क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें के क्यू सेम, आर प्लस ए होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर, और डिवाइड बाय एज इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है, और ये माइनस होके प्लस होके 2ra 4ra हो जाएगा। तो ई क्या बन जाएगा, के क्यू 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां ध्यान रखना है, अब 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, क्या लिखेंगे 4 को 2 इंटू 2, उसमें k और r साथ में, q और a साथ में, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आए बात, क्या किया, 4 को लिखा 2 इंटू 2, k और r साथ में, q और a साथ में, क्योंकि 2qa डायपोल मोमेंट p होता है, तो ये हो जाएगा 2kRp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आए बात, ये जो 2qa ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट p। और इसमें भी अगर r a से बहुत बड़ा है, स्पेशल केस होता है, r इज ग्रेटर देन a, तो अगर r a से बहुत बड़ा है तो a को नेग्लेक्ट कर लेंगे, r स्क्वायर का स्क्वायर, तो e बन जाएगा 2kRp अपॉन r रेज़ टू 4, ऊपर r नीचे 4, क्या बन जाएगा ये 2kp बाय r क्यूब। क्लियर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। अगेन आई रिपीट, डायपोल में कितने चार्ज होते हैं, दो, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन को बोलते हैं एक्सिस। हमें उस एक्सिस पे क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया P, जो सेंटर से r डिस्टेंस पे है, और पॉजिटिव चार्ज से r माइनस है, नेगेटिव चार्ज से r प्लस है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे देखी, प्लस चार्ज रिपेल करता है, माइनस अट्रैक्ट करता है, लेकिन
प्लस वाला पास में है तो उसकी ताकत क्या होगी, ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल डायरेक्शन राइट साइड होगी, और डायपोल मोमेंट भी राइट साइड है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों का एडिशन, पॉजिटिव के लिए होगा के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर, और नेगेटिव के लिए होगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। के क्यू कॉमन, चाहे पे दूसरी बात ध्यान रखना, ये लगाना भूलना नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लगा है तो डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। ये हम क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। फिर दोनों में से के क्यू कॉमन, एलसीएम किया दोनों का हमने, एलसीएम करने के बाद ऊपर के होल स्क्वायर को सॉल्व किया, आर स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, माइनस माइनस प्लस 2 आ रहे, प्लस 2 आ रहे, 4 आ रहे। फिर यह बात ध्यान रखनी है, 4 आ रहे को क्या लिखना है, 2 इंटू 2, जिसमें के आर साथ में, क्यू ए साथ में, 2 क्यू ए क्या होता है, पी, पी मतलब डायपोल मोमेंट। और लास्ट में एक स्पेशल केस बताना है कि अगर आर ए से बहुत बड़ा है तो आर एस टू 4 बचेगा, ऊपर आर ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 2 के पी बाय आर क्यूब। अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो मिलेगा 2 के पी बाय आर क्यूब। फिर तुम्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं है, पी का यूनिट वेक्टर नहीं दिखाना। तो डायपोल के एक्सिस पे लॉन्ग डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 2 के पी बाय आर क्यूब। इसमें याद दिला दूं, के जो है वो 9 इंटू 10⁹ है, पी डायपोल मोमेंट है, और आर यहाँ पे डिस्टेंस है। क्लियर? मैं एक बार पूरा वापस रिवाइज करवा देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा स्टार्टिंग से। पहले हमने बेसिक चीजें पढ़ी, एटम के अंदर क्या क्या होता है, किसके पास किस टाइप का चार्ज है वो सब, उसमें क्वार्क्स होता है, उसके 2 टाइप, अप और डाउन, प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स, न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क्स, वो सब। उसके बाद वाली थियरी में हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन, हर बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास फिक्स चार्ज है 1.6 10⁻⁻⁹, उतना ही चार्ज हर बार ट्रांसफर होता है। उसके बाद हमने देखा कूलम्ब्स लॉ, 2 चार्ज के बीच में फोर्स होता है F इज इक्वल टू के क्यू इनटू 2 बाय आर स्क्वायर। उसमें तुम्हें के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है ऐसा यूनिट्स में, सीजीएस में वो 1 होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा इसके बाद कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म, हमें वेक्टर दिखाया 2 टाइप का, रिपल्शन भी और अट्रैक्शन भी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी हमने, सॉरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पहले पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जब एक चार्ज पे ज्यादा फोर्स लग रहे हो तो क्या मिलेगा। देन उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें फॉर्मूला याद रखना E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें कैपिटल क्यू की डायरेक्शन 2 थी, पॉजिटिव हो तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव हो तो रेडियली इनवर्ड। उसके बाद हमने पढ़ा चार्जेस अगर एक से ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n चार्जेस। देन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्या होती है, Q इंटू 2a। और हमने लास्ट पढ़ा डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस पे। अच्छे से देखो, इसमें कोई डाउट हो तो पहले क्लियर करो। अरे नालायक को, पढ़ने बैठे हो मस्ती करने बैठे हो, ये तो नेक्स्ट टाइम तुम लोगों को मैं अलाउ नहीं करूंगा लेक्चर में। लड़ना ही है तो रिजल्ट में लो, देखने किसके ज्यादा मार्क्स आते हैं, कौन 90 लाता है। फालतू फालतू नाटक मत करो यहाँ पे, ये तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, निकाल दूंगा यहाँ से तुम्हें। एकदम आओ पढ़ने में, एकदम बैठो। हाँ बेटा सिमिलर, वो नेक्स्ट लेक्चर जब चालू करेंगे तो वो सब चीजें करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक वो सब उसके बाद ही करेंगे। डायपोल का पहले बताएंगे उसके बाद। क्लियर? देखो ऐसा कुछ नहीं है ध्रुव बेटा, कोई कम नहीं है कोई ज्यादा नहीं है, सब समान है। पढ़ने की बात करें तो कोई मगजमारी नहीं, पूरा पढ़ने में ध्यान, फालतू नहीं तो मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर से कभी ना कभी ऐसे रात को 10 बजे बीच में भी कोई दिन पे हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 का जो बाकी है वो, बाद में उसके न्यूमेरिकल्स भी रिवाइज करेंगे। तो धीमे धीमे पढ़ते रहो, तुम्हारी शायद कल टेस्ट है चैप्टर नंबर 2, 3 के न्यूमेरिकल्स,
अब तो उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट, बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक वगैरह करना, शेयर करना वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।